बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को ईडी ने तलब किया था और कई रोज पहले अगरचे ईडी ने उसको दिल्ली तलब किया गया था, मगर मसरूफियात की वजह से वो दिल्ली नहीं जा सकी और उन्होंने ईडी से कहा कि वो उनके श्रीनगर ऑफिस में वहां पे आ सकती है और वहां पे वो बात कर सकती है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 11 बजे महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर श्रीनगर के ईडी ऑफिस में वहां पे चली गई है। क्या कुछ वहां पे माहौल रहा और किस तरह की बात हुई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अगरचे इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने इन सारे मामला को नकारा है, उसके बावजूद भी वो ईडी ऑफिस आज चली गई है। मेरे साथी हिलाल हांजूरी, मेरे सीनियर साथी, इसी मामले पे बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां हुआ है ईडी ऑफिस में। हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती को तलब किया गया था, अगरचे वो दिल्ली नहीं गई, श्रीनगर ऑफिस के जो ईडी का ऑफिस है वहां पे चली गई। क्या कुछ वहां पे हुआ, किस तरह की वहां पे पूछताछ हुई है, जरा ऑडियंस को बताइए, जरा व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ वहां पे रहा। देखिए रूफ, सबसे पहले जब महबूबा मुफ्ती को समन किया गया है ईडी की जानिब से और उनसे कहा गया था कि 15 मार्च को दिल्ली पहुंचे, ताहम महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त ये कहकर माजरत चाही थी कि उनके ऑलरेडी कुछ पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके हवाले से उन्होंने लोगों को डेट्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से वो उन्हें कैंसिल नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि महबूबा मुफ्ती को ईडी की जानिब से समन करना और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर अपने ऑफिस तलब करना, चाहे दिल्ली हो या श्रीनगर हो, और उसके बाद उनका ईडी के सामने अपेयर हो जाना, हाजिर हो जाना, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी तलब किया गया था। पूरे दिन भर उन्हें वहां पर क्वेश्चनिंग के लिए रखा गया था, जिसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां से निकल कर भी आए थे और कहा था कि आज उन्होंने लंच भी नहीं किया। और उस समन को या उस क्वेश्चनिंग को आज के इस डेट के साथ भी मिलाया जाता है, क्योंकि आज महबूबा मुफ्ती जो कि न सिर्फ पीडीपी की सदर है बल्कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ भी उनकी वाबस्तगी है, और कहा जा रहा है कि उसी ने इनिशिएट किया था गुपकार डिक्लेरेशन फॉर जो पीपल्स अलायंस था। लेकिन आज सुबह 11:02 पर महबूबा मुफ्ती राजबाग में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने हाथ हिलाए और सबको जो है विश किया। जो वहां पर लोग मौजूद थे, काफ़ी हशाश बशाश नज़र आ रही थी और उसके बाद मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पर थी। लेकिन उसके बाद जब वो अंदर गई, तब से लेकर अभी तक क्वेश्चनिंग और सवालात का सिलसिला उनसे जारी है। अभी क्या कुछ वहां पर हुआ है वो अभी निकलकर सामने नहीं आया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक्सपेक्टेड है कि जो ही महबूबा बाहर निकलेगी और उसके बाद मीडिया के नुमाइंदे के साथ वो बात करेगी और उसमें उनका क्या कहना होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी जब इस तरह की क्वेश्चनिंग की गई थी, आपको याद होगा कि तब भी उनसे कुछ सवालात पूछे गए थे और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डरने वाले नहीं हैं। और महबूबा मुफ्ती क्या आज उसी तरह का कोई बयान या कोई स्टेटमेंट जारी करती है, या कि फिर जो वहां पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उस पर वो सर्द मोहरी का ही इजहार करती है, लबकुशाई नहीं करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सबकी नजरें आज महबूबा मुफ्ती पर मरकूज है कि किस तरह की क्वेश्चनिंग उससे की जा सकती है, कहीं उन्हें हिरासत में तो नहीं लिया जा सकता है। ये सब कुछ आज सबके सामने आया है। हिलाल, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, पीडीपी के लिए कितनी परेशानी का मामला है, क्योंकि एक तरफ जो उनकी पार्टी सदर है उनको तलब किया जाता है, कई लीडरान, सीनियर लीडरान है वो अभी भी नजरबंद है, और जो बाकी लीडरान है वो पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो कितनी मुश्किल हालात है पीडीपी के लिए अगर हम अभी की बात करें। देखिए, पीडीपी के लिए हम देख रहे हैं कि तब से ही मुश्किल तरीन हालात बने थे जब से बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो है कश्मीर के अंदर टूट गई थी, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि पेदर पे पीडीपी के लीडरान जो है वो पार्टी छोड़ते चले गए। लेकिन पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे हैं कि जो सबसे कमिटेड लीडरान तस्वुर किए जाते थे, सबसे अहम लीडरान तस्वुर किए जाते थे पीडीपी के अंदर, वो भी अब रोजाना पार्टी को छोड़ने लगे हैं और अब तने तना महबूबा मुफ्ती नजर आ रही हैं। कुछ लीडरान उनके साथ बशर्ते की हैं, लेकिन अभी भी जो मुबसरीन है उनका मानना है कि पार्टी काडर जो है, वोटर जो है वो अभी भी पीडीपी के साथ इंटैक्ट है, लेकिन चेहरे जरूर बदले हैं। लेकिन चेहरों को बदलने या चेहरों को एक बार फिर से उस नहज में या उस हैयत में लाना उस किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें पीडीपी के लिए अभी टाइम जो है काफी लग सकता है, क्योंकि जो लोग आज तक मेहनत करते आए हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाना और उनके साथ जो लोग इंटैक्ट होते हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाना, तो उसके बाद जो क्रैक्स है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जरूर नजर आते हैं। हिलाल, आखिर में जानना चाहूंगा, एक तरफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीडीपी सदर को अब मिलिटेंट्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है महबूबा मुफ्ती का?
देखिए, हमने देखा कि जिस तरह से वहीदुर रहमान पर्रा के हवाले से जो चार्जशीट दाखिल की गई है NIA की जानिब से जो कोर्ट है वहां पर, और उस पर यह भी कहा गया कि नवीद बाबू के साथ महबूबा मुफ्ती ने भी बात की है। लेकिन क्या ये बात महबूबा मुफ्ती ने बहसत चीफ मिनिस्टर उसके साथ की है? क्या उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, या ये चीज़ जो था उस वक्त होम मिनिस्ट्री के साथ, जो मरकज़ में होम मिनिस्ट्री है उनके साथ ये थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, या कि फिर ये एक इल्ज़ाम है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें मानी जाती हैं। क्योंकि PDP का मानना है, और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है वहीदुर रहमान पर्रा के जरिए, लेकिन उनका मानना है कि वो बिल्कुल साफ सुथरी है और उन पर कोई भी आंच नहीं आ सकता है। लेकिन अब चूंकि चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसके बाद NIA ने वहां पर कोर्ट में ये सारे इल्जामात साबित भी करने हैं। अब लंबा प्रोसेस है, और वहां पर क्या महबूबा मुफ्ती जो है उसका पलड़ा भारी रह सकता है, या कि फिर NIA अपने जो इल्जामात है उसको साबित करने में कामयाब होती है, वो आगे ही देखा जा सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, और बात हो रही है PDP सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से। ED ने तलब किया है, और आज वो बाज़ाब्ता तौर पर ED ऑफिस चली गई है, और क्वेश्चनिंग वहां पे हो रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो मुश्किलात जो है PDP के लिए वो खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ लीडरान बंद है, सदर को बुलाया जा रहा है, मुख्तलिफ केसों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पार्टी के जो लीडरान है वो पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। और टूरिज्म की बात करें तो अब बाहर की आमद है, और बाहर की आमद के साथ साथ यहाँ पे अब टूरिस्ट भी आते हैं। और मुख्तलिफ ममालिकों की बात करें या मुख्तलिफ रियासतों की बात करें, यहाँ का लोकल टूरिस्ट जो है वो मुख्तलिफ स्पॉटों का रुख करके वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो बाग गुलाला का आज बाज़ाब्ता तौर पर इनाग्रेशन हुआ है, और आज उसको पब्लिक के लिए, लोगों के लिए खोल दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र बशीर अहमद खान ने रिबन काटकर इस बाग का आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया, और वहाँ पे टूरिस्टों को अलाउ भी किया गया है कि वो वहाँ पे जा सकते हैं। इस हवाले से टूरिस्ट की काफ़ी ज़्यादा तादाद वहाँ पे देखने को मिली। अगर हम बाहर मुख्तलिफ रियासतों की बात करें या लोकल टूरिस्ट की बात करें तो सब जो है वो वहाँ पे आए थे, और उन्होंने खुशी का इजहार किया। टूरिस्ट का क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। कितना इंतजार था कि ट्यूलिप गार्डन देखे आए? मेरे को बहुत मन था, जब से पता चला कि ट्यूलिप गार्डन मार्च एंड में खुलने वाला है। हम कल ही जा रहे वापस, और हम जब आए थे यहाँ पे तो हमें पता नहीं था कि आज खुल जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं था। हमने बहुत जन से पूछा, पर पीपल लाइक कि नहीं, अप्रैल 1 वीक में खुलेगा। पर हम प्रे कर रहे थे भगवान हमारे जाने से पहले खुल जाए, और कल रात को ही हमें पता चला कि ये खुलने वाला है। हमने सारा प्लान कैंसिल करके मॉर्निंग हम पहले यहाँ आए। फैंटास्टिक। सो हाउ पर्सनली यू बिलीव SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो, क्योंकि अभी भी COVID-19 पैंडेमिक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर कैरिंग आवर मास्क only for photography. We are opening it and taking our pics, and then it is important because people are taking it very casually, but we are hearing that third variant of COVID has also started spreading across country. It's not in India but in European countries. People like us who are not from Kashmir get scared कि जो भी incidents हमने सुना हो कभी, जो भी है कि यार वहाँ पे जाके आपको डर लगेगा, but ऐसा कुछ भी नहीं है. You can go around at night 8 o'clock, you can walk around. People local are so friendly and everything is so beautiful. आप कहीं भी जाओ आपको अच्छा ही लगेगा. मतलब हाँ, चलिए ये टूरिस्ट की बात थी. बशीर अहमद खान जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने रिबन काट कर इस बाग को आज अवाम के नाम वक्फ किया. उनका क्या कहना है इस हवाले से और टूरिज्म सेक्टर को किस तरह बढ़ावा मिलेगा, इस पे क्या कहना है बशीर अहमद खान का, हम आपकी नजर करते हैं. ये इसकी कुदरती मनाजिर और इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा दोबाला कर देता है. जहाँ पे पहले हम लोग जो बाहर से यहाँ पे पर्यटकन आते थे या टूरिस्ट जो थे, वो अक्सर व बेशतर जब यहाँ आते थे उनके वो बेताब होते थे कि गार्डन्स में जाएं. मुगल गार्डन जो यहाँ पे हैं उनमें जाने के लिए बड़ा बेताब होते थे. लेकिन जब से ये टूलिप गार्डन है अब यहाँ पे, तो ये एक आइकॉनिक जगह बन गई है. और यहाँ पे जो है, जो बाहर से जितने भी सयाह आते हैं, जितने भी सयाह इस यूटी में आते हैं, उनका पहला जो एंडेवर और अप्रोच होती है और वो चाहते हैं कि जाके टूलिप गार्डन का जो है उसके मनाजिर लें, वहाँ पे जाके एंजॉय करें. और जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बेशुमार टूरिस्ट, आज उनको पता था कि आज से इसकी हम ऑफिशियली ओपनिंग कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट जो है ऑलरेडी आपने देखा इस वक्त यहाँ पे आए हैं. ऑलरेडी हमारा ये है कि जो न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं,
जैसे जिसका अभी आपने जिक्र किया, चाहे हमारी यूटी में जो है, चाहे कश्मीर में हो या जम्मू साइड में, उसके लिए ऑलरेडी हमने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव सर्वे शुरू किया है और उसमें हमारे एलजी साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि न्यू डेस्टिनेशन जो अभी तक जो इधर 2-4 लोगों का जिनको इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, उन जैसे दूध पथरी है, बाकी जगह है, या जम्मू साइड में भद्रवा है, बसोली है के इलाके हैं, या और यहाँ पे लोलाब, वादी लोलाब के इलाके हैं, या किश्तवाड़ या भद्रवा के इलाके, उन सब को जो है उन सब को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी तो वैसे ही मशहूर है, तो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है और जो उन्होंने मैसेज दिया है कि लोगों को इसका एंजॉय करना चाहिए, वही मैसेज जो हमारी है कि यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें, खुश रहें, यहाँ की सकाफत को देखें, तमद्दुन को देखें, कुजीन को देखें, कल्चर को समझें, बाकी चीज़ें देखें और एंजॉय करें। नाज़रीन, हमारे साथी इरफान फाजिल सुबह सुबह आज गए थे ट्यूलिप गार्डन यानी बागी गुलाला, और वहां पे उन्होंने टूरिस्ट के साथ बात की और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर वहां पे आए थे उनके साथ भी बात की, और लगातार इरफान फाजिल इस मामले पर नजर रखे हुए थे और टूरिस्ट से बार बार बात कर रहे थे इस बाग के हवाले से और टूरिज्म के प्रमोशन के हवाले से। किस तरह का माहौल वहां पे रहा आज ट्यूलिप गार्डन में, बाग गुलाला में, आप सुनिए इरफान फाजिल की जुबानी। वादी कश्मीर के गुलेलाला बाग, जिसे सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, और अब जबकि ट्यूलिप गार्डन बन चुका है, बात करें तो हर साल की तरह यहाँ सयाह आते हैं और सैर व तफरी में मसरूफ रहते हैं। फिलहाल देखा जाए तो पिछले साल कोविड का कहर, जिस बीच काफी ज्यादा नुकसान फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को भी उठाना पड़ा है, मगर इस बारी यानी अगर बात करें 25 मार्च का दिन, जो कि सबको इंतजार था कि कब ये ट्यूलिप गार्डन फिर से खुलेगा और इस सैर व तफरी में फिर से मसरूफ होंगे, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें खास तौर पर कश्मीर की मेहमान नवाजी और ट्यूलिप गार्डन की बात बताई गई। फिलहाल वादी कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन का दरवाजा लोकल्स और टूरिस्ट के लिए खुल चुका है, जबकि ट्यूलिप फेस्टिवल तकरीबन 15 दिन तक रहता है, क्योंकि ट्यूलिप की जो लाइफ है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं होती है और साथ साथ मौसम की भी मार है। मगर इस बीच अगर बात करें तो वादी कश्मीर के कल्चर को लेकर, सकाफती तमद्दुन तहजीब को लेकर प्रोग्राम भी हैं, जबकि यहाँ पर वसीर अहमद खान साहब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, आज उन्होंने यहाँ पर जी हाँ रिबन काट के गार्डन की इनॉग्रेशन की और एक ऐसा फरमान जारी किया जिसमें 3 तारीख के हवाले से बताया गया है कि 3 तारीख को यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि आने वाले टाइम में सयाहों का रश वादी कश्मीर में बढ़ेगा और साथ ही साथ ट्यूलिप गार्डन की बहार और यहाँ की खुशबू दुनिया भर तक पहुंचेगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, ट्यूलिप गार्डन कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तालीम के निज़ाम के हवाले से। अगरचे सरकार ने हुक्मनामे जारी किए हैं, चाहे हम आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद की बात करें, स्कूल्स यहाँ पे बंद रहे, फिर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन में स्कूल्स बंद रहे और सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि अब ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे। और यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल जो है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने भी इस सिस्टम को फॉलो करने की बात कही है। और अगर हम DPS श्रीनगर की बात करें तो वहां से शिकायतें आ रही है। एक बच्ची है जिसका ताल्लुक जिला बडगाम से है, बडगाम के बुदना इलाके से है। उनके वालिद आज यहां आए थे, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और उन्होंने का इल्जाम लगाया स्कूल पे कि उनको जो ऑनलाइन क्लास से वहां से उस बच्ची को हटाया गया। अगरचे जो उनके वालिद है उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फीस स्कूल का है, अगर हम इन 20 महीनों की बात करें, वो उन्होंने अदा भी किया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस और जो एनुअल चार्जेस उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि उसके हवाले से सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं दिया। उसके बावजूद भी बच्ची को स्कूल से निकाला गया है। बच्ची के वालिद का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। मैं वजहत वसीम बडगाम से हूँ। हमारी डॉटर नाबिया सलसबील DPS अथवाजद में पढ़ती है। जब एडमिशन हुआ था तो हमने 1,10,000 एडमिशन भी भरे थे। उसके बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो कर्फ्यू रहा और उसके बाद कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन रहा। पिछले 20 महीने से बच्ची ने स्कूल का फेस भी नहीं देखा, उसका मुंह भी नहीं देखा। स्टिल अगर मैं कैलकुलेट करूं ट्यूशन फ़ी अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना बनता 20 महीने का, वो 55,000 बनता है। फिर भी मैंने 56,400 भरे हैं।
मतलब कि ट्यूशन फीस से एक्स्ट्रा मैंने भरा है, वो इसलिए मैंने भरा है ताकि जो इनके स्टाफ है उनको रेगुलरली अपनी सैलरीज वगैरह मिलती रहे, दैट वी इंश्योर्ड सो दैट दे आर बीइंग पेड रेगुलरली। दो इसमें एक और भी पॉइंट है कि जहां मैं काम करता हूं वहां 7 महीने से हमें एक पेनी भी नहीं मिला, स्टिल मैंने ये ट्यूशन फी इनका क्लियर किया। और उसके बाद डीपीएस वालों ने मुझे फ़ोन किया, 12-13 तारीख थी मार्च में, उन्होंने बोला फ़ी क्लियर करो। फ़ी क्या है? वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और एनुअल चार्जेस है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनडिसाइडेड है गवर्नमेंट, और एनुअल चार्जेस भी गवर्नमेंट ने बताया कि वो चार्ज नहीं करने हैं। वो मार्च के मैं बोल रहा हूँ, मार्च 2020 जो पहले ही लेते हैं वो एनुअल चार्ज। एनुअल चार्जेस क्या है? उसमें हीटिंग चार्जेस है, स्कॉलस्टिक चार्जेस है, IT चार्जेस है, प्रिंटिंग चार्जेस है, वो ऐसे चार्जेस है। जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए, जब बच्चों ने क्लास अटेंड ही नहीं किया, बंद रहा, तो हीटिंग चार्ज किस बुनियाद पे वो चार्ज कर रहा है? वो तो क्लियरली अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन है इन द नेम ऑफ दिस एनुअल चार्जेस। तो फिर हमने उनसे बात की, उन्होंने बात भी नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि आप क्लियर करो ये जितना भी पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर करो, तभी हम ऑनलाइन क्लासेस रिस्टोर करेंगे। उन्होंने आर्बिट्रेरली ये उसके ऑनलाइन क्लासेस डिसेबल किया, उसको एक्सेस ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस। इसके बावजूद भी कि मैंने पिछले 20 मंथ्स में 56,400 भरे हैं। फिर कंप्लेंट की ये कमिटी फॉर फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन फॉर प्राइवेट स्कूल जो है FFRC के बिफोर FFRC, और डायरेक्टर एजुकेशन को भी मैंने कंप्लेंट की। उन्होंने इमीडिएटली उनको डायरेक्शन दे दिया कि उनके बच्ची के बेबी अनाबिया सलसबील के क्लासेस रिस्टोर किया जाए। इमीडिएटली उन्होंने बोला कि इंश्योर कीजिए कि उनकी क्लासेस रिस्टोर है। और अभी तक इनकी एरोगेंस देखो, अभी तक उन्होंने रिस्टोर नहीं किए हैं, उन्होंने अभी तक क्लासेस रिस्टोर नहीं किए हैं। उन्होंने बोला कि फी का हम बाद में सेटल करेंगे, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी हम डिनाई नहीं करें, आप डिनाई नहीं कर सकते एक्सेस टू द एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड। तो फिर मतलब ये वायलेशन भी है, राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट। और मैंने जब स्कूल को बताया कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, वो उन्होंने बोला कि हम पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, जबकि गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये विद इन द इंडियन बाउंड्री ये एप्लीकेबल है फ्रॉम प्रेसिडेंट टू कॉमन सिटीजन, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ। प्लस जो है राइट फॉर चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो लागू हुआ है पोस्ट एब्रोगेशन, उसकी प्रोविजंस की भी वायलेशन है। ये नहीं कर सकते। अभी देखो नॉर्मल सिचुएशन है नहीं, वी आर इन द पैंडेमिक, वी आर थ्रू द डिफरेंट फेजेस, और अर्निंग्स पे काफी हिट हुई है, स्टिल हमने इतना फी भरा है। तो इनका ये डिसीजन काफी एरोगेंट है, अनलॉफुल है। वो समझते हैं कि कानून हम खुद है, लावा कोई फॉलो नहीं करते। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, और वो इसको हरगिज नहीं मान रहे हैं। आप इनकी एरोगेंस देखो, क्योंकि वो रिच है, इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। दे आर ड्रंक इन पावर, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पेरेंट्स इन द नेम ऑफ सो मेनी चार्जेस। स्टिल चार्जेस का डिस्प्यूट चलो मान के चलते, अभी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी फिर हम देख लेंगे, लेकिन वो एक्सेस तो डिनाई नहीं ना, कैसे उन्होंने एक्सेस ही बच्चे का मतलब बच्चे की क्लासेस को डिसेबल किया है। उन्होंने उसको एक्सेस नहीं दिया ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, उसमें कुछ भी नहीं लगता। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो इन्होंने कमिटी ने भी उनको लिखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर इम्पोर्टिंग और फॉर इम्पोर्टिंग एजुकेशन एंड नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। वो उनको इम्पार्ट करना है एजुकेशन, और इम्पोर्टिंग एजुकेशन उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। दे आर ओनली आफ्टर द मनी, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एंड नो प्रॉफिट और नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं। चलिए, वायलेशन हो रही है कहीं ना कहीं सरकारी हुक्मनामों की, और जो वालिद है बच्ची के, उन्होंने अगरचे ये मामला जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पहुंचाया है, जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनकी नोट्स में भी मामला लाया गया है, और वहां से कार्रवाई करने की बात भी हुई है। और हमारे साथी ने अगरचे जो डीपीएस स्कूल अथवाजन श्रीनगर है उनके प्रिंसिपल से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, क्या कुछ मसला हुआ है और हम इसका जवाब जरूर देंगे। मगर वायलेशन हो रही है जहां सरकारी हुक्मनामे हैं, और सरकारी हुक्मनामे की दजिया उड़ाई जा रही है यहाँ के प्राइवेट स्कूलों के जरिए।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे यात्रा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा अब शुरू होगी और इस हवाले से तैयारियां की जा रही है, चाहे अमरनाथ बोर्ड के हवाले से या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करें तो तैयारियां हो रही है। और तैयारियों के हवाले से आज डीसी श्रीनगर एजाज असद ने पांचचौक इलाके का दौरा किया, क्योंकि पांचचौक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अगर हम यात्रा के हवाले से बात करें तो। वहां पर उन्होंने दौरा किया था और ट्रांसपोर्ट के हवाले से वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह की तैयारियां होगी और हो रही है। और उनके हमरा एसएसपी श्रीनगर भी मौजूद रहे। डीसी श्रीनगर ने इस हवाले से बात की, यात्रा के हवाले से बात की। उन्होंने क्या कहा, हम आपकी नजर करते हैं। देखिए, पंथा चौक में आज मैंने और एसएसपी साहब ने जो विजिट यहाँ किया है, उसका मकसद था कि गुजरे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उसको उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्रीज़ को हैंडल करने के लिए, और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। तो यात्रा के हवाले से डीसी श्रीनगर बात कर रहे थे। और अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पुलिस के सरबराह ने पहले ही कहा कि यात्रा को कोई खतरा नहीं है, तो यात्रा अच्छे तरीके से हो सकती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं रहेगा। और इस हवाले से श्रीनगर के जो एसएसपी है उन्होंने भी पांच चौक जाकर जो वहां पे मामलात का जायजा लिया और उन्होंने भी मीडिया के साथ बात करते हुए यात्रा के हवाले से, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से बात की। उनका क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। मैं आज सारे डिस्ट्रिक्ट अमला यहाँ पर पंथा चौक यात्रा कैंप में आया है और पुख्ता इंतजाम सिविल फ्रंट पे और सिक्योरिटी फ्रंट पे किए जाएंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे ड्रग एंड फूड सेफ्टी विंग ने आज श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रजिस्ट्रेशन कम लाइसेंस का मेले का इनेकाद किया गया था। वहां पे जो मुख्तलिफ लोग आए थे और उनको फूड सेफ्टी एक्ट के हवाले से भी जानकारी दी गई है। और साथ ही वहां पे इस मौके पे आज तकरीबन 150 के करीब रजिस्ट्रेशन जो है वहां पे इजरा की गई और 5 जो लोग हैं उनको लाइसेंस भी वहां पे दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी विंग हिलाल अहमद मीर के हमरा एडीसी श्रीनगर हनी बल्कि भी मौजूद रहे। जो आज हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेला ऑर्गेनाइज किया, इसका मकसद ये है कि लोगों को जो हमारे दफ्तर में पहले आते थे अब इनको आने की ज़रूरत नहीं है, हम ही इनके पास आते हैं। हम इनको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जो भी है हम इनके डोर स्टेप्स तक पहुँचाते हैं। कोशिश हमारी ये है, जो इस वक्त स्लोगन है कि पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट एक स्लोगन है इस वक्त के गवर्नमेंट का, वो हम इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड इस वक्त कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ देखिए, ये फूड बिज़नेस का मामला है। मेरी गुजारिश इन दुकानदारों से ये रहेगी कि ये साफ़ सुथरा माल मार्केट में जो ये काम करेंगे वो साफ़ सुथराई से करें, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करें, चाहे कोई किराना वाला है, कोई मिल्कमैन है, कोई बेकर है, कोई मिठाई बेचता है, कोई बुचर है, कोई चिकन सेलर है, जो भी फूड बिज़नेस के साथ करता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि एक तो हम खुद भी देखें, मगर इन पर भी एक जिम्मेदारी आयद ये होती है कि ये खुद भी देखें क्या ये सफाई सुथराई में काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी हमें लगेगा कि वायलेशन हो रही है कानून की, वहाँ पर हम सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मगर जहाँ पर डिपार्टमेंट का रोल है, डिपार्टमेंट का जो रोल है, हम इनको लाइसेंस देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसमें इनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मगर इन पर भी, जैसे मैंने कहा कि इन पर भी एक जिम्मेदारी आयद ये होती है कि ये सफाई सुथराई में अपना काम करें। और अगर हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाते रहते हैं, जहाँ उन्हें वायलेशन लगती है वो बुक करते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फॉर वायलेशन। मगर देखिए ना, एक बात मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के हवाले से, जिन भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का टर्नओवर 12 लाख तक है उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करनी है। एक सिंपल एक एप्लीकेशन उनको हम देनी है, एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में एप्लीकेशन एक देनी है। विदिन 7 डेज उनको हम वो जो रजिस्ट्रेशन है उनको हम दे देते हैं। लाइसेंस जो है 12 लाख से 20 करोड़ रुपया तक का जिनका टर्नओवर है उनको हम लाइसेंस देते हैं। उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं एंड विदिन स्टिपुलेटेड टाइम हम वो लाइसेंस भी उनको देते हैं। लाइसेंस कर अचीव तमो दिस फॉर कर अप्लाई फॉर सेलिंग दिस मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करना फ्राम दिल्ली जन बिल्कुल रजिस्टर्ड कंपनियों मज तिहद बीफ करना कॉफ मीट सह जनाय वाला कनान तम खतर कोर लाइसेंस खतर अप्लाई इंशाल्लाह उम्मीद जी दिन लाइसेंस फ़ायदा है ही
और इससे एक चीज़ है कि जो कस्टमर हमारे पास आता है उसको एक अथेंटिकेशन मिल जाती है, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ वो अच्छा प्रोडक्ट है और मयारी है। और इससे एक चीज़ रहेगा कि जो गैर मयारी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं उनकी नफ़ी हो जाएगी और लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।